एमपी के सिंगरौली में नदी के तेज बहाव में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। बताया गया कि ये बच्चे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन नदी में अचानक पानी बढ़ गया और ये बच्चे तेज बहाव में फंस गए। बच्चों के नदी में फंसे होने की खबर लगते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और बच्चों को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कई गांव वाले भी वहां जमा हो गए। ये बच्चे कई घंटों तक नदी की तेज धारा के बीच फंसे रहे। हालांकि 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा रेस्क्यू चला है। ये चारों बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। इस घटना के बाद बच्चे काफी सहम गए, जिन्हें वहां मौजूद पुलिस वालों ने हिम्मत देकर शांत कराया। हम लोग मछली पकड़ने गए थे, अचानक से नदी आ गई तो हम लोग फंस गए थे। कोरोना की मार झेलने के बाद इटली के वेनिस में नावों की रेस का आयोजन किया गया। वेनिस समेत इटली के ज्यादातर इलाकों में मार्च से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जिसके खत्म होने के बाद वहां एक बार फिर रौनक लौटती दिखी। वेनिस में सैकड़ों लोग नावों के साथ नहरों पर उतर आए और एक दूसरे के साथ उन्होंने रेस लगाई। हर नाव में कई लोग सवार थे जो दूसरी नावों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते दिखे। कई बुजुर्ग भी अपनी नावों को तेजी से खेते नजर आए। नावों की ये रेस वेनिस के कई इलाकों से होकर गुजरी। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ये वेनिस में नावों की पहली रेस थी, जिसके जरिए कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। मुंबई में कोरोना मरीजों की मदद के लिए एक सामाजिक संस्था ने मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की मुहिम शुरू की। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी। ऐसे हालात में यह संस्था कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आई और इस संस्था से जुड़े लोग जरूरतमंद मरीजों को स्कूटर से ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते नजर आए। जबकि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं इन लोगों के पास स्कूटर के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, जिसके बाद यह संस्था आगे आई और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त सिलेंडर बांटने का अभियान शुरू किया। अब यह संस्था रोजाना करीब 30 मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा रही है। स्टार्ट में हमने 20 सिलेंडर्स का इंतजाम किया था। फिर उसके बाद में जब फाइनेंसेस नहीं थे, क्योंकि हम किसी से डोनेशन वगैरह नहीं ले रहे, तो इन्हीं ने अपनी गाड़ी फिर बेच दी। इसके संस्थापक ने बताया कि इस संस्था से जुड़े लोग 24 घंटे मरीजों को मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरीजों की मौत न हो। पूरे मुंबई में जहाँ से भी मुझे कॉल आ रही है, मुंबई कहीं नहीं, कोई किसी भी कोने से हम लोग उनको सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गुजरात हाईकोर्ट से इजाजत नहीं मिलने के बाद अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाली गई। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से मंदिर से बाहर रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में रथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी। यात्रा के लिए तीनों रथों को फूलों से सजाया गया। अहमदाबाद में 142 साल पुरानी रथ यात्रा की परंपरा आज टूटी है। ये जगन्नाथ मंदिर है और उसके परिसर के भीतर ही तीनों रथ अभी वहीं पे मौजूद है। रथ यात्रा में शामिल होने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी पुजारियों के साथ मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने सोने के झाड़ू से रथ और रास्ते की सफाई की। फिर सभी श्रद्धालुओं के साथ रथ को खींचते हुए मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाली। भगवान जगन्नाथ कोरोनानी महामारीमांथी समग्र देश और गुजरात ने जल्दी मुक्त करावे तेवी प्रार्थना करी छे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने से लेकर उसे परोसने तक का जिम्मा रोबोटों और मशीनों के हवाले। यहां तक कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर भी लोगों का स्वागत करने के लिए रोबोट खड़ा दिखा। रेस्टोरेंट के किचन में भी शेफ नजर नहीं आए। उनकी जगह रोबोट और भारी भरकम मशीनें खाना बनाती और पैक करती दिखी। बताया गया कि ये मशीनें महज 20 सेकंड में खाना तैयार कर सकती हैं और रेस्टोरेंट खुलने के पहले ही दिन इन्होंने 2000 तरह के पकवान बनाए। किचन से टेबल तक खाना परोसने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया गया। तार से बंधी एक प्लेट पर खाना रखकर उसे सीधे ग्राहक की टेबल पर उतारा गया। ऑर्डर लेने के लिए भी रेस्टोरेंट में वेटर की जगह टच स्क्रीन लगी नजर आई। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में इस्कॉन मंदिर ने भगवान जगन्नाथ की सांकेतिक रथ यात्रा निकाली। बताया गया कि कोलकाता में 49 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब महानगर में रथ यात्रा नहीं निकली। दूसरे कई मंदिरों की तरह इस्कॉन मंदिर के पुजारियों ने ही मंदिर के अहाते में सांकेतिक रथ यात्रा निकाली। लेकिन सांकेतिक होने के बावजूद इस रथ यात्रा को लेकर मंदिर के पुजारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। हर बार की तरह इस बार भी रथ यात्रा के शुरू होने का ऐलान पुजारियों ने परंपरागत तरीके से किया। पहली बार 3 रथों के बजाय सांकेतिक रथों की पूजा की गई और फिर मंदिर के पुजारी भगवान कृष्ण का हथियार सुदर्शन चक्र लेकर सबसे पहले बाहर निकलते दिखे। सुदर्शन चक्र के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को मंदिर से बाहर निकाला गया। कोलकाता में इस्कॉन की तरफ से रथ यात्रा निकाली गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान इस बार मंदिर के बाहर सिर्फ सड़क तक ही निकले हैं, रथ पर सवार नहीं हो सके हैं।
मंदिर से बाहर निकलते ही पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ को झूला झुलाया। इसके बाद पुजारी बलराम और सुभद्रा को भी झूला झुलाते दिखे। झूला झुलाने के बाद जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की आरती उतारी गई और फिर मंदिर के अहाते में ही बनाए गए वृंदावन के लिए रथ यात्रा निकल पड़ी। कोरोना संकट की वजह से रथ यात्रा के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगी थी। यात्रा में केवल रथ यात्रा कमेटी के सदस्यों और मंदिर के पुजारियों को ही शामिल होने दिया गया। इस दौरान सभी पुजारियों के चेहरे पर मास्क भी नजर आए। इस बार बस हम लोग एक सैनिटाइजर की बोतल दे रहे हैं और वही प्रसाद है। नेपाल के साथ सहमति न बन पाने की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बांध की मरम्मत का काम रुका हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले इस इलाके में बांध के काम पर नेपाल ने ऐतराज जताया था, जिसके बाद पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआबरी इलाके में निर्माण का काम ठप पड़ा दिखा। सीमेंट की कई बोरियां किनारे पड़ी नजर आईं। नेपाल से निकलने वाली लाल बकेया नदी पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में हर साल तबाही मचाती है। इसलिए बाढ़ से बचने और बांध पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए बिहार सरकार बांध की मरम्मत का काम करवाती है। 20 सालों में यह पहली बार हुआ है जब भारत नेपाल सीमा पर मरम्मत हो रहे इस बांध को नेपाल के अधिकारियों ने आकर रोक दिया है। नेपाल ने बांध के काम को ये दलील देकर रुकवा दिया था कि वो नो मैंस लैंड इलाके में पड़ता है। दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ जमीन छोड़ दी जाती है जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं। ये जमीन किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन जहां बांध की मरम्मत का काम हो रहा था वो भारत का ही हिस्सा है। बांध पर काम कर रहे साइट इंजीनियर ने बताया कि विवाद इसलिए हुआ क्योंकि नो मैंस लैंड का इलाका बताने के लिए लगाए गए कुछ पिलर बारिश के पानी में बह गए। जहाँ पिलर गिरा हुआ है या बाढ़ में बह गया है तो वहाँ पर जो है सो उन लोगों का कहना था जो पिलर जब नहीं है तो आप कैसे जानते हैं। हालांकि मामले को जल्द सुलझाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसके बाद जिले के एसपी अपनी टीम के साथ इलाके में पहुंचे। लेकिन बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में बैराज के काम पर नेपाल के साथ सहमति बन गई। यहां भी मरम्मत के काम पर नेपाल को ऐतराज था, मगर बात बनने के बाद प्रशासन की टीम वाल्मीकि नगर बैराज का निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंची। बताया गया कि शर्तों के साथ मरम्मत का काम शुरू होगा और मजदूरों और इंजीनियरों को कोरोना वायरस की जांच करने के बाद ही काम करने की इजाजत दी जाएगी। अभी 50 से ज्यादा मजदूरों की अनुमति मिल चुकी है और हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली बात हो गई है। इस बैराज में 36 फाटक हैं, जिनमें 18 भारत में और 18 नेपाल में पड़ते हैं। अगर बैराज का काम रुका रहता तो नुकसान नेपाल का भी होता। ऐसे में नेपाल के राजी होने की वजह यह भी बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लोगों के हंगामे के बाद टीएमसी नेता को कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। आरोप है कि अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता की रकम जिन लोगों तक पहुंची उनमें ज्यादातर टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग नंदकुमार गांव में टीएमसी के दफ्तर के बाहर एकजुट हुए और जमकर हंगामा किया। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन नाराज लोग टीएमसी ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और दफ्तर में रखा सामान तोड़ दिया। कुछ महिलाएं भी टीएमसी दफ्तर में रखे सामान पर गुस्सा उतारती दिखीं। हंगामा बढ़ता देख टीएमसी के नेता सामने आए और कान पकड़कर लोगों से उन्होंने माफी मांगी। इससे पहले हंगामे के दौरान लोग कोरोना वायरस को भूल गए और एक दूसरे से दूरी बनाना तो दूर, कई लोग बिना मास्क पहने ही प्रदर्शन में शामिल हो गए। कोरोना बीमारी से जूझ रहे रूस ने इस साल सितंबर में कोरोना का टीका तैयार करने का दावा किया। रूस में करीब 6 लाख लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा लोग अब तक इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जिसके बाद रूस के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक बीमारी का टीका बनाने की कोशिश तेज कर दी। लैब में कई वैज्ञानिक टीका बनाने पर मेहनत करते दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो सितंबर तक कोरोना का टीका तैयार कर लेंगे। बताया गया कि इस टीके का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जा चुका है, जिसमें काफी अच्छे नतीजे भी मिले हैं। हालांकि वैक्सीन के अभी कुछ और परीक्षण किए जाएंगे, जिसके बाद ही इसे लोगों के लिए बाजार में उतारा जाएगा। वहाँ की सरकार से इंसानों पर इसके परीक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही इसे अंजाम दिया गया। Достаточно большой пакет документов, который показывает, что вакцина показала себя эффективной и безопасной. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाबी गायकों दिलजीत दोसांझ और जैजी बी पर खालिस्तान के समर्थन का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह बात कही।
जिसमें उन्होंने दोनों पंजाबी गायकों पर अपने गानों के जरिए खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को जिन 2 गानों पर आपत्ति है, उनमें एक गाना दिलजीत दोसांझ की 2014 में आई फिल्म पंजाब 1984 का है। इसमें यह दिखाया गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात ऐसे हो गए थे कि पंजाब के युवाओं को आतंकी बनना पड़ा था। जो साडा लगे मौत क्यों प्यारी। जबकि दूसरा गाना जैजी बी का पुत सरदाना दे है, जिसे 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर रिलीज किया गया था। इस गाने में जैजी बी हथियारों के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले के साथ दिखाई दे रहे हैं और इसी पर कांग्रेस सांसद ने ऐतराज जताया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਗੇ। कांग्रेस सांसद ने गाने पर सवाल उठाया तो गायक दिलजीत दोसांझ ने आरोप को नकारते हुए उनसे फिल्म देखने की अपील की। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हालांकि गायक जैजी बी के विदेश में होने की वजह से कांग्रेस नेता के आरोप पर उनका पक्ष सामने नहीं आया। दिल्ली में कोरोना मरीजों के घर वालों ने शहर के 2 बड़े अस्पताल एलएनजेपी और सफदरजंग अस्पताल पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया कराने का दावा किया था। लेकिन इन अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों के परिवार वाले इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के घर वालों ने वहां बदइंतजामी और मरीजों की देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच अस्पताल के बाहर एक लड़की रोती हुई दिखाई दी, जिसने अपने पिता की मौत के लिए अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया। पापा से मेरी जब बात हुई ना तो मुझे पता चला उनकी शुगर भी बढ़ी हुई है और उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है। वो बताने के लिए मैंने डॉक्टरों को कई बार फोन किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने भी रिस्पांस नहीं किया। अस्पताल के बाहर कई लोग अपने घर वालों की खैर खबर लेने के लिए भटकते दिखाई दिए। लोगों का आरोप है कि अस्पताल के अंदर न तो मरीजों की देखभाल की जा रही है और न ही उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे मरीज मेरे पापा 2 घंटे से नीचे गिरे हुए हैं, उनको कोई उठाने नहीं आया कि उठा के बेड पे रख दें। कोई साफ सफाई नहीं है। बात बता रहे हैं हम, बेड से गिरे हुए हैं। बेड से अभी 2 घंटे की पहले की बात है। इसी तरह एक दूसरे आदमी ने भी एलएनजेपी अस्पताल पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने और सुविधा देने के नाम पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। अस्पताल की जो सुविधा है वो 2M दर्जे से भी ज्यादा खराब है। अगर सबसे घटिया कहीं आपके पेशेंट की केयर है तो एलएनजेपी में हो रही होगी। एलएनजेपी अस्पताल की तरह केंद्र सरकार के तहत आने वाले सफदरजंग अस्पताल पर भी कोरोना मरीजों के घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि वहां भी अस्पताल के अंदर बदइंतजामी और मरीजों की देखभाल नहीं किए जाने से लोग नाराज दिखे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहने वाले आशीष पिछले 16 दिनों से अस्पताल के बाहर रहने को मजबूर हैं, ताकि अस्पताल में भर्ती उनकी मां की जानकारी उन्हें मिल सके। लेकिन आरोप है कि न तो डॉक्टर उनकी मां का इलाज कर रहे हैं और न ही उनकी कोई जानकारी दे रहे हैं। उनका रिपोर्ट अभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ बताता नहीं है, कुछ डॉक्टर से कुछ बताता नहीं है, डॉक्टर दिखने भी नहीं आते। दिल्ली के रहने वाले सुल्तान चौधरी की मां भी कई दिनों से अस्पताल में है। उनका आरोप है कि अस्पताल में मरीजों के लिए पंखों तक का इंतजाम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से तकरीबन 7 पेशेंट्स को गर्मी के कारण जो है तड़पते हुए मरते हुए देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी के बराबर वाले बेड पर जो पेशेंट था वो भी इसी तरह गर्मी से तड़प के मर गया। उत्तराखंड के रहने वाले दुर्गा प्रसाद भी अस्पताल में भर्ती अपने माता पिता के लिए परेशान दिखे और उन्होंने भी अस्पताल पर मरीजों की देखभाल नहीं करने का आरोप लगाया। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी से नाराज अकाली दल ने केंद्र सरकार को दाम में कटौती की नसीहत दी। हालांकि अकाली दल ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के लिए पंजाब सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया और जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए वैट में कटौती की मांग की। लेकिन केंद्र की सरकार में शामिल अकाली दल के इस रुख ने किसी को चौंकाया नहीं। बताया गया कि इसकी वजह पंजाब के आम लोगों के साथ ही किसानों को होने वाली परेशानी है, जो इस वक्त खेती के लिए पहले से ज्यादा कीमत पर डीजल खरीदने को मजबूर है। एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने नसीहत दी है केंद्र सरकार को कि पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अकाली दल भले ही केंद्र सरकार को सलाह देता दिखे, लेकिन इसी मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर उसके तेवर ज्यादा तल्ख नजर आए। अकाली दल ने पंजाब में बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार के टैक्स को ज्यादा बड़ी मुसीबत करार दिया। जहां हमने केंद्र सरकार को अपील की है कि इसमें जो केंद्र के टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, वहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है स्टेट का वैट है। बीजेपी ने तो अकाली दल को इस मुद्दे पर जल्द कुछ करने का भरोसा दिया, लेकिन विरोधी पार्टी की सलाह से कांग्रेस तिलमिला उठी।
कहते हैं कि मुर्दा बोले और कफन फाड़े। अरे भैया बोलना है तो जाके केंद्र के खिलाफ बोलो। हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में बैठ के पंजाब के खिलाफ फैसले करवा रही है।